हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माध्यमा एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि आप मेरा थंबनेल देखकर ही आज आए हुए हैं, क्योंकि थंबनेल में मैंने लिखा हुआ हाउ टू स्कोर 80% इन 12th एग्जाम विद इन द 28 डेज, दैट इज 1 मंथ। इसमें जैसे कि आज पता है आपको कि आज से हमारा 28 दिन पूरा एग्जाम को बचा हुआ। कितना? 28 डेज बचा हुआ है। अब हम लोग 28 डेज में हमको स्कोर कैसे करने का 80 to 85%। अब देखिए पूरा साल निपट गया, कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है, तो अब हमको क्या क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करने का है ताकि हमारे एग्जाम में जो है 80% ऑलमोस्ट एग्जाम में हमारा स्कोर हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 12 का एग्जाम है इतने आसानी से 80% स्कोर होने वाला नहीं है, लेकिन कुछ मैं स्ट्रेटेजी ऐसा देने वाला हूं आपको जहां पे आपका 100% बोल रहा हूं कि 80% जो है वो तो आपका स्कोर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की जरूरत है। मैं जो जो टिप्स देने वाला हूं वो सब टिप्स आपको अगर आप अप्लाई करते हो तो 100% बोल रहा हूं कि 80% आपका मार्क्स तो स्कोर हो ही जाने वाला है। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मास्टर प्लान फॉर 12th। अब ये 12th जो है ये स्पेशली साइंस के लिए नहीं बताऊंगा मैं, कॉमर्स भी इसमें आता है, आर्ट्स भी आता है, जितने भी 12th के सब उसमें आने वाला है, ठीक है। लेकिन फिलहाल भी मैं साइंस का कुछ चीजें टिप्स में दूंगा, वो आप कॉमर्स में भी अप्लाई कर सकते हो, आर्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अभी लास्ट वीडियो के अंदर एक चीज बताया था कि क्वेश्चन बैंक आ चुका है। क्वेश्चन बैंक मतलब 12th का क्वेश्चन बैंक भी है, 10th का भी उसमें, तो वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख लो, आप चेक कर लो, क्योंकि उससे आपका यहां से हमारा रिलेशन है। क्या रिलेशन है? अब देखो क्या रिलेशन यहाँ पे होने वाला है। सबसे पहले आपको कोई भी एग्जाम को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सिलेबस। अब भाई 28 दिन बचा हुआ, बचा कितना दिन हमारे पास? 28 डेज बचा हुआ है। तो अब 28 डेज में हमारे पास सिलेबस की क्या जरूरत पड़ेगी जो हम 28 दिन में पढ़ेंगे है सिलेबस में, क्योंकि ये जो सिचुएशन, जो करंट सिनारियो चल रहा है, जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इसमें सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टॉपिक आपका ओमिट हुआ है, आपके बहुत सारे टॉपिक स्किप हुए हैं। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर जाओ और देखो कि आपका जो टॉपिक है वही टॉपिक आपको पढ़ने का है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ चीजें इंक्लूड है, कुछ चीजें एक्सक्लूडेड है। क्या? जैसे मान लीजिए आपका 20 चैप्टर है, मान लीजिए आपका 20 चैप्टर आपके फिजिक्स में है। फॉर एग्जाम्पल मैं फिजिक्स की बात करूंगा, फिजिक्स में 20 चैप्टर है। अब मान लीजिए आपने फिजिक्स के 20 चैप्टर में आपने स्टडी कितना किया है? 10 चैप्टर्स। कितना पढ़े अभी तक? 10 चैप्टर सिर्फ आपने पढ़ा हुआ, 10 चैप्टर नहीं पढ़ा। अब ऐसा नहीं करना आपको कि ये 10 चैप्टर पढ़ा, ला भाई इसमें से भी थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लूं, नहीं। जो 10 चैप्टर आपने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ने का है। अब देखो इसमें फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होने वाला है। 10 चैप्टर जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से क्यों बोल रहा हूं मैं पढ़ने का? क्योंकि आपका रिवाइज भी हो जाएगा और 100% वो आपका जो 10 चैप्टर है ना उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन बैंक हम लोग ने लिया हुआ है, क्वेश्चन बैंक जो आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन बैंक से आप टॉपिक उठाएंगे। अब फिजिक्स की जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, तो फिजिक्स से आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आपको लॉग टेबल चलाने आना चाहिए। लॉग टेबल आपको चलाने आना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स के अंदर मैक्सिमम प्रॉब्लम होते हैं, मैक्सिमम प्रॉब्लम आते हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो लॉग टेबल अगर आपको चलाने आ गया अच्छे से, तो कैसा भी टाइप का प्रॉब्लम अगर आपको दिया है तो वो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले आपको फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। तो देखिए यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियो है जो आपको फिजिक्स के सिर्फ फॉर्मूला ही बताएंगे। फिजिक्स का फॉर्मूला देखो, फिजिक्स का फॉर्मूला देखो और लॉग टेबल कैसे यूज करते हैं उसका ट्रिक समझो। और ये 10 चैप्टर जो आपने रीड किया हुआ है वो अच्छे से 10 चैप्टर का जो न्यूमेरिकल्स है उसको अच्छे से रीड करो, ठीक है। पहला ट्रिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। लेकिन इसकी जो थ्योरेटिकली पार्ट है, अब देखो थ्योरेटिकली पार्ट का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर भी थ्योरेटिकल थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डेरिवेशन के पार्ट के है। बायोलॉजी का थ्योरेटिकल पार्ट सबसे मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बायोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट है, तो केमिस्ट्री उसका नुकसानात है, मतलब केमिस्ट्री उसको पसंद नहीं है। बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री पसंद है, फिजिक्स पसंद है, बायोलॉजी नहीं पसंद है। क्यों भाई? क्योंकि डायग्राम है, बहुत सारे बच्चों का है। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी है कि भाई उसको मैथ्स पसंद है, बायोलॉजी पसंद है, केमिस्ट्री नहीं पसंद है, तो उसका भी रीजन है। अब केमिस्ट्री में क्या अप्लाई करना है वो भी बताने वाला हूं, एकदम फ्री होके एकदम देखिए आराम से, क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो आप ये चीज अगर पढ़ते हो तो केमिस्ट्री भी बहुत इजी से निकलने वाला है। ध्यान से सिर्फ देखो एकदम। पहला क्या बोला मैंने? सिलेबस आप पता लगा। सिलेबस कहां से पता लगाएंगे? जो मैंने आपको एक साइट दिया था ना, MAA.AC.in, इस पे आप जाओ, यहां पे आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, वही क्वेश्चन बैंक से आपका सिलेबस निकालने का, ठीक है, कि क्या क्या टॉपिक आपके एग्जाम में है, क्या क्या नहीं है, उसी हिसाब से निकालना है। दूसरा क्या है? लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर रीड करो, लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओ।
आप बोलेंगे सर 28 दिन बचा, 28 दिन में 5 साल का क्वेश्चन पेपर कैसे पढ़ने का? देखो लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाने का आपको वहां से निकालना। अब देखो भाई, अगर 80% लाना है तो आपको डेली 24 आवर्स में से आपको 11 से 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। कितना? 11 से 12 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा हर 24 घंटे के अंदर। मतलब 11 से 12 घंटे मतलब सिर्फ बुक नहीं खोल के रखना है, पढ़ना है, रीड करना, कॉन्सेप्ट लेना है। जो आप पढ़े वही, नया नहीं पढ़ना है। नया पढ़ने की तरफ अगर आप जा रहे हो तो 100% बोल रहा हूं, जो पढ़े वो भी चले जाने वाला है। याद रखो, नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास डेज कितना है? 28 डेज है, सिर्फ 28 डेज है। कितना है हमारे पास? अब पीसीएमबी, ये 4 हमारा मेन सब्जेक्ट है। यहाँ पे इंग्लिश भी अगर मैं इंक्लूड कर लेता हूं तो 5 हो गया। हिंदी या उर्दू ऑप्शनल सब्जेक्ट जो रहता है हमारा, वो तो भाई छोड़ ही दो, वो तो 100% पास हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर आप निकाले, लॉग टेबल का ट्रिक समझ गए। जितना आपने चैप्टर पढ़ा सिर्फ वही पढ़ना है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने का, ठीक है। तो ये फिजिक्स का ट्रिक हो गया लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री की बात करो, ये भाई इसमें बहुत लोग का प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम बहुत लोग का है। तो इसमें मैं 3 ट्रिक बताऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा 2 पार्ट में है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर थ्योरेटिकली पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर थ्योरेटिकली पार्ट है। तो थ्योरेटिकली में आप भाई उसके अंदर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भी है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट मतलब न्यूमेरिकल पार्ट भी है। तो उसमें क्या करना, आपको थियरी थोड़ा सा रीड करो, थोड़ा सा थियरी रीड करो, ठीक है। अब देखो केमिस्ट्री 1 के अंदर अगर आप थियरी रीड करते हो, थोड़ा सा रीड करते हो, तो प्लस न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भी उसके अंदर है। अब देखो अगर आपने लॉग टेबल अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ का जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो भी लॉग टेबल से सॉल्व हो जाएगा। शर्त यह है कि इसमें भी फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला याद करो, आपको क्वेश्चन समझना है। लॉग टेबल तो आपने याद किया, क्योंकि एग्जाम के अंदर लॉग टेबल प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लॉग टेबल नहीं देंगे भाई, हर चीज लॉग टेबल में रहता है। लॉग टेबल से न्यूमेरिकल सॉल्व करो, समझ में आया। यहाँ पे अब बातें आए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलो भाई पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 कैसे करना है? पार्ट 2 ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो। केमिस्ट्री का पार्ट 2 जो है, केमिस्ट्री का पार्ट 2 जो है, इथेनॉल, अल्कोहल, ईथर, ये सब चैप्टर जो थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर। तो इसमें करना क्या आपको, केमिस्ट्री में क्या करना है? ओनली साइंटिस्ट के नाम, साइंटिस्ट नेम फॉर जितना भी रिएक्शन है, साइंटिस्ट नेम का जितना भी रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से 20 to 25 रिएक्शन होंगे साइंटिस्ट के नाम के ऊपर। साइंटिस्ट के नाम के ऊपर की बात करो, समझ में आया क्या बोल कर रहा हूं? साइंटिस्ट के नाम के ऊपर की बात कर रहा हूं। तो जितना साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रिएक्शन है सिर्फ वो याद कर लो, रट लो, बाय हार्ट कर लो, एकदम रट लो, अलग नहीं करना है। देखो जैसा है वैसे उसके अंदर कैटेलिस्ट क्या यूज हुआ है वो भी रट लो भाई। एरो कैसे जा रहा है, मतलब वो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, सब रट लो। किसके ऊपर? सिर्फ साइंटिस्ट का रिएक्शन, हाँ सिर्फ साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रिएक्शन, और कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। मतलब केमिस्ट्री का पार्ट 1 पार्ट 2 एकदम क्लियर हो गया। अब साइंटिस्ट के नाम का जो रिएक्शन है ना, कितना होगा? मुश्किल से 20 से 25 होगा। कितना होगा? 20 से 25 होगा। मतलब साइंस में पहले आप क्या करो, एक कलेक्शन निकालो। कलेक्शन क्या? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 जो है, आप उसका साइंस के नाम के ऊपर देखो कितना रिएक्शन है, वो रिएक्शन का वहां पे शॉर्टलिस्ट करो और वही क्वेश्चन आप पढ़ो, एकदम अच्छे से रट लो। क्योंकि साइंटिस्ट के नाम के ऊपर जो रिएक्शन आता है ना, कम से कम 5 से 8 रिएक्शन आने वाला है। तो जैसा है सेम कॉपी करके लिखना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। तो और इसके अंदर भी थ्योरेटिकली पार्ट है, तो जो इजी चैप्टर्स है वो रीड आउट करो, वहां से भी आपका केमिस्ट्री कवर हो जाएगा। मैंने तो यही किया था भाई, इसलिए मैं भी आपको यही बता रहा हूं, ठीक है। पहले में क्या करना है, साइंस केमिस्ट्री के पहले में क्या करना है, थ्योरेटिकली पार्ट पढ़ने का, प्लस न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। न्यूमेरिकल कैसे हुआ? लॉग टेबल आपने फिजिक्स में जो यूज किया, यहाँ पे भी लॉग टेबल वही यूज करना। ऐसा नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि इसके अंदर लॉग टेबल अलग यूज होगा, नहीं, इसके अंदर भी लॉग टेबल वही यूज होने वाला है। शर्त यह है इसके अंदर फॉर्मूला नया लगेगा जो केमिस्ट्री के रिलेशन में है, ठीक है। देखो फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया। एक चीज फिर से बार बार बोलते हुए चल रहा हूं, 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को शॉर्टलिस्ट करो। क्यों? क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपने जो चैप्टर्स पढ़ा है वो 5 ईयर का जो क्वेश्चन बैंक में आया है कि नहीं आया है। अगर आए वो मैं खुद से सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, ये भी आना जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर सिलेबस कैसे पता चलेगा? जो आपके साइट जो बताया था ना मैंने लास्ट वीडियो के अंदर, इसके साइट के ऊपर जाओ, वहां से टॉपिक रिसर्च करो कि ये टॉपिक है कि नहीं है सिलेबस में, वो देखो, उसके हिसाब से फिजिक्स केमिस्ट्री ये 2 हो गया। अब मैथ्स की बात करूंगा भाई, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम बहुत है। प्रॉब्लम कैसा बहुत है? पहला प्रॉब्लम सर डेरिवेटिव है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, उसके बाद इंटीग्रेशन है। सर यही 2 चीज देख के मेरी फट जा रही है।
तो करना नहीं है, ऐसा कुछ करना नहीं है आपको। देखो उसमें भी बहुत ट्रिक है। ट्रिक क्या है उसके अंदर, अगर यहाँ पे मैथ्स के अंदर दो पार्ट की बात करूं मैं, M1 M2, ये दो पार्ट की सिर्फ बात करूंगा, चार यहां से निकाल देता हूं, सिर्फ दो पार्ट की बात करूंगा। अब देखो बेटा M2 जो प्रॉब्लम है, M2 पूरा डिपेंडेंट है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, D फॉर डेरिवेटिव, I फॉर इंटीग्रेशन। अब देखो डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव में मुश्किल से 15 फॉर्मूले होंगे, मुश्किल से 15 फॉर्मूले होंगे, 15। अब ये 15 जो फॉर्मूले है ना, वो टोटली बेसिक फॉर्मूले है, कुछ भी एडवांस नहीं है। अब देखो करना क्या आपको कि डेरिवेटिव ना थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, थोड़ा सा अच्छे से बोले तो अगर आप किसी को 4 दिन दे रहे हो तो इसको 5 दिन दे दो। क्यों, रीजन क्या मालूम है, क्योंकि अगर डेरिवेटिव अच्छे से आएगा तो इसका उल्टा रिएक्शन होता है इंटीग्रेशन पे, मतलब डेरिवेटिव के अपोजिट इंटीग्रेशन है। समझ में आया क्या। अब इंटीग्रेशन में भी 3 पार्ट्स पढ़ना है आपको, बाई पार्ट्स मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रल मेथड। आप देखो बाई पार्ट्स मेथड थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन के आते हैं वो कौन सा मेथड से आते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है इसमें इंपॉर्टेंट क्या मालूम है कि हर क्वेश्चन इंटीग्रेशन का अगर कोई मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है तो 100% चांसेस है कि वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा ही होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि मैक्सिमम इंटीग्रेशन का जो प्रॉब्लम है ना वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व होता है, अदरवाइज और कोई मेथड से सॉल्व नहीं होता है। इसलिए देख रहा हूं, बोल रहा हूं M2 में सिर्फ आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पढ़ना और कुछ भी नया नहीं करना है। M2 में सिर्फ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पढ़ना है, लेकिन इसमें भी कुछ ट्रिक है। इंटीग्रेशन पढ़ना कैसा है, देखो क्वेश्चन आप देखो पहले, और क्वेश्चन के बाद ना रीड करो कि भाई ये क्वेश्चन को कौन से मेथड से मैं सॉल्व कर सकता हूं। देखो एक क्वेश्चन को ना 4 अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आप कौन सा मेथड प्रेफर करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं कि वो अलग मेथड यूज कर रहा है, मैं अलग मेथड यूज कर रहा हूं तो मेरा आंसर रॉन्ग आएगा, ऐसा नहीं है। उसका रॉन्ग आ सकता है भाई, मेरा राइट आ सकता है। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, सबसे बड़ी चीज। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि ये मेरा जो मैं कर रहा हूं राइट है, भले आपका रॉन्ग है, लेकिन कॉन्फिडेंस रखो कि ये राइट ही है कि जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, चाहे वो थ्योरेटिकली हो, चाहे वो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हो, कोई भी हो। ठीक है, तो मैथ्स 2 का M2 का आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन से, समझ में आया। और हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, 11 से 12 घंटा आपको डेली पढ़ना है, डेली रीड करना है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा दिन बचा नहीं है एग्जाम, और एग्जाम ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, ये भी याद रखो। ठीक है, अब देखो मैथ्स का जो प्रॉब्लम यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे M1 का मसला है, मैथ्स में M1 का, M1 बोले तो मैथमेटिक्स 1 जो इसके अंदर लॉजिक है, मैट्राइसिस है, ये सब है ना, और कौन सा चैप्टर है, लीनियर इक्वेशंस है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स है। वहां पे हमारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन तो सॉरी बायोलॉजी के अंदर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके अंदर और भी बहुत सारे चैप्टर्स है। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको करना क्या है, M1 में सिर्फ फॉर्मूले याद करो भाई, मैट्राइसिस के रूल याद कर लो। मैट्राइसिस के रूल मतलब, अब यहाँ पे मैट्रिक्स का रूल क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ये सब चीजें याद करो। मैट्रिक्स का इजी सॉल्व होने वाला है, बहुत इजी है। आप उसका ट्रिक समझ लो कि रो से कॉलम में कैसे ट्रांसफर करते हैं और कॉलम से रो में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो सीख लो, मैट्रिक्स का चैप्टर खत्म। अगर ये नहीं मालूम है तो भाई शॉर्ट वीडियो देखो। शॉर्ट वीडियो मतलब एक सिंगल वीडियो आता है ना एक चैप्टर का, वो जाके यूट्यूब पे देखो कि भाई ये चैप्टर्स को कितने टर्म में कितने इजी में सॉल्व करें। अगर टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट समझना है तो अपने पास तो उतना टाइम है नहीं, लेकिन आपको लगता है अगर कि मेरे पास टाइम है तो टॉपिक वाइज भी यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारी दी हुई है। ठीक है, तो उसको जाके देखो, समझ में आया। और जैसे लॉजिक हो गया, लॉजिक मैथमेटिकल लॉजिक, अब मैथमेटिकल लॉजिक जो है रेजोनेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, पूरा रेजोनेंस के ऊपर है, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि उसमें सर्किट आपको बनाने का कहेंगे, तो उसमें भी आपको समझना है कि वो सिलेबस के अंदर है कि नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो स्किप है फिलहाल 2021 और 22 के बैचेस में। आने वाले टाइम पे होगा कि नहीं होगा नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे टॉपिक अभी फिलहाल स्किप है उसके अंदर भी। ठीक है, ये चैप्टर्स के अंदर, और लीनियर प्रोग्रामिंग इसके अंदर भी देख लो कि बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे टॉपिक उसके अंदर भी स्किप है कि नहीं। ठीक है, तो मैथ्स का भी यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बायोलॉजी का आता है भाई, बायोलॉजी सबसे मुश्किल है भाई वो स्टूडेंट्स के लिए जिसको मैथ्स आता है और फिजिक्स आता है। जिसको मैथ्स आता है और फिजिक्स आता है उसके लिए तो बायोलॉजी समझ लो महाकाल है, बायोलॉजी बहुत तकलीफ है। क्यों, क्योंकि बायोलॉजी में भाई डायग्राम है, और ऐसे ऐसे डायग्राम है जो उसके समझ से परे है। तो करना क्या आपको बायोलॉजी में, देखो बायोलॉजी में सबसे पहले सबसे बेसिक बायोलॉजी मेरे हिसाब से सबसे इजी है। क्यों, मेरे को भी वो टाइम पे सबसे मुश्किल बायोलॉजी लगता था, लेकिन जब पढ़ के निकला तब मेरे को समझ में आया कि बायोलॉजी क्यों इजी है। देखो उसका भी कुछ ट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर क्वेश्चन आया, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर क्वेश्चन आया हमारा,
कि भाई इसको एक्सप्लेन करने का कि व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सप्लेन इट। ऐसा एक क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जांपल रैंडमली एक क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, जिसको दिया गया आपको 5 मार्क, मतलब ये क्वेश्चन को आपको 5 मार्क्स एग्जाम में पूछा गया है। फॉर एग्जांपल की बात करो, बायोलॉजी को सॉल्व कैसे करना है। अब देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया में आपको ना सिर्फ डायग्राम रीड करना है। डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोलॉजी। डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोलॉजी का, क्योंकि डायग्राम अगर आप रीड कर लिया तो आपको यहाँ पे देखो करना क्या मालूम है कि ये डायग्राम के ऊपर ही आपको पूरा समझ में आए। एग्जामिनर जो है ना, डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा उसको कि आपने अंदर लिखा क्या होगा, समझ में आएगा। और आप थ्योरेटिकली कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी अच्छा आप थ्योरेटिकली लिखते हो, अगर आपने डायग्राम अच्छे से नहीं बनाया है तो आपके मार्क्स वहीं पर कट होने वाले हैं, वहीं पे आपके मार्क्स जज हो जाएंगे कि आप कितने इंटेलिजेंट हो बायोलॉजी के अंदर। देखो, बहुत सारे स्मार्ट वर्क करना, आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है इसमें। देखो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एग्जांपल आपने डायग्राम बनाया, तो डायग्राम के ऊपर आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स। बचा कितना, 3 मार्क्स। तो 3 मार्क्स के ऊपर आपको थ्योरेटिकली लिखना है। आप थ्योरेटिकली भी ऐसा भाई कहानी नहीं लिखना है, कहानी नहीं लिखना है मामा दादी नाना के घर वाला, ऐसा कहानी नहीं लिखना है। लिखना है क्या आपको कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है भाई, कहाँ यूज होता है, किसके लिए काम करता है, इसके पेयर कितना है, वो सब इसके बारे में लिखा। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया छोड़ के डीएनए आ गया, भाई डीएनए के बारे में लिखना है। एक मिसाल बता रहा हूं डीएनए के बारे में, तो आपने डीएनए के एक डायग्राम बना डाला, डीएनए का आपने डायग्राम बना डाला, फिर डीएनए का डायग्राम आपने बनाया, आरएनए क्या है उसके अंदर, आपने उसका बहुत सारे जितने भी पार्ट्स है उसके नाइट्रोजन बेस वगैरह सब बता दिया आपने। उसके बाद इसके अंदर आपने नेमिंग प्लेट दे दिया, 1 2 3 4 ऐसा आपने नेम दे दिया, नेम प्लेट रहती है ना, पार्ट का नाम दे दिया आपने। फिर उसके ऊपर टॉपिक लिखने का, 1 2 3 4 5 ऐसे टॉपिक में लिखने का। कभी भी कहानी और पैराग्राफ में कभी बिल्कुल भी नहीं लिखने का। कहानी और पैराग्राफ में क्यों नहीं लिखने का, उसका भी रीजन है। एग्जामिनर को पसंद नहीं आता भाई पैराग्राफ, उसको समझते नहीं। आप कहानी लिख, कितना भी अच्छा कहानी लिख रहे हो, कहानी नहीं समझेगा उसको। टॉप पॉइंट वाइज लिखो ताकि थोड़ा सा इंप्रेशन भी अच्छा पड़े एग्जामिनर के ऊपर। आपने डायग्राम अच्छा बना लिया, कहानी अच्छा लिख रहे हो, तो कहानी से उसको बैड इफेक्ट भी जाएगा। आपके डायग्राम पे सिर्फ मार्क्स आने वाले, कहानी से मार्क्स कट हो जाएंगे। याद रखो, ये चीज याद रखो। और सिर्फ ये बायोलॉजी के अंदर नहीं करना है, फिजिक्स के अंदर भी करना है, यही केमिस्ट्री के अंदर जहां थ्योरेटिकली पार्ट है, समझ में आया। इंग्लिश की बात अब करूंगा यहाँ पे। ये 4 कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, समझ में आया। सेम आपको कॉमर्स में भी ऐसे ही करना है। बिजनेस अकाउंट में कैसा रहेगा, आपको जो टैली वगैरह रहता है ना, बहुत सारी चीजें, उसमें भी आपको पूरा कैलकुलेटर का पूरा खेल है। तो कैलकुलेटर तो यूज करना नहीं आपको, तो आपको टैली करने के लिए आपका कैलकुलेशन थोड़ा दिमाग तेज चलना चाहिए, समझ में आया। अब आर्ट्स की बात करूंगा तो उसके अंदर आपको थ्योरेटिकली पार्ट बहुत सारा, तो उसके अंदर कहानी उसके अंदर भी नहीं लिखना है। पैराग्राफ जो है वो पॉइंट के हिसाब से लिखना है। मतलब अगर आप 8-10 लाइन का पैराग्राफ बना रहे तो भी पॉइंट में बनाएंगे, समझ में आया। इससे क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा, थोड़ा अच्छा दिखता है, थोड़ा लुक में भी अच्छा जब दिखेगा ना, तो एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। और एग्जामिनर के ऊपर अगर एक बार इंप्रेशन आपने जमा लिया तो अगर आप फेल भी हो रहे तो आपको बाउंड्री पे पास करके ही छोड़ने वाला है, याद रखो, समझ में आया। तो ये सब सारी चीजें। अब इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में क्या है भाई, इंग्लिश में 2 चीजें है। पैसेज, इंग्लिश में पैसेज सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसेज भी छोड़ दो भाई, हमारे को इंग्लिश आते ही नहीं जल्दी। 12th में पहुंचने के बाद भी हमको इंग्लिश नहीं आता है। तो भाई 2 चीजें याद रखो कि इसके अंदर, इंग्लिश के अंदर ना आप थोड़ा ग्रामर में थोड़ा स्ट्रांग हो जाओ। ग्रामर में 4 चीजें, ग्रामर में पहले स्ट्रांग हो जाओ। अब ग्रामर के अंदर भी ना 2-3 चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे क्या असर्टिव सेंटेंस क्या है वो पता लगा लो भाई, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है वो पता लगा लो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला को, जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जिसको WH क्वेश्चन बोलते हैं, WH क्वेश्चन क्या है वो पता लगा लो। ये 3 टाइप हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे WH हो गया। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मुहावरा, पार्ट ऑफ स्पीच आप पता लगा लो। इसके बेसिस पे आपके 5 मार्क्स से 5 से 6 मार्क्स कंफर्म हो गए। अब देखिए जैसे हमारा कि यहाँ पे इंग्लिश के अंदर ग्रामर के अंदर क्या रहेगा, असर्टिव सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, WH क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन जो हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब यहाँ पे हमारा मुहावरा वाला जो क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे ग्रामर का दूसरा पार्ट, जैसे टेंस आ गया हमारा। अब टेंस मतलब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, हमारे इसके अंदर बहुत सारे टेंसेस है। तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं 1-1 मार्क का। 1-1 मार्क का कैसे हुआ कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टेंस दिया जाएगा, उसके अंदर से कोई एक पार्ट यहाँ पे आपका निकाल दिया जाएगा, वर्ब निकाल दिया जाएगा, या बहुत सारी चीजें इज, MR जो हमारा यहाँ पे रहता है वो निकाल दिया जाएगा टेंस के अंदर से। तो वो कैसे पुटअप करना है, ये सब आप टेंस जब पढ़ेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा।
और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रामर के अंदर हमारा आता है फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लेटर आपको 100% आने ही वाला है, चाहे वो फॉर्मल आएगा चाहे वो इनफॉर्मल आएगा। अब फॉर्मल इनफॉर्मल में क्या आएगा? फॉर्मल में जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मल इनफॉर्मल की अगर बात करूं यहाँ पे कि मान लीजिए आप छुट्टी ले रहे हैं किसी कॉलेज वगैरह से, कि आप लेटर लिख रहे हैं कि भाई मेरे को छुट्टी चाहिए इतने दिन के लिए कि मैं बीमार हूँ, या फिर छुट्टी चाहिए मेरे को कहीं टूरिस्ट विजिट पे जाने का है, तो ये लेटर के फॉर्म में है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल में से दोनों में से कोई एक आने वाला, 100% आने वाला, ठीक है। और यहाँ पे अगर चौथा पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ चौथे पार्ट में हमारा किसी एक टूरिस्ट प्लेस पे आपको कोई भी एक ग्रामर लिखना रहता है। टूरिस्ट प्लेस पे आपको पैराग्राफ, कोई सेंटेंस लिखना रहेगा, कोई कहानी लिखना रहेगा टूरिस्ट प्लेस पे। आप टूरिस्ट प्लेस बोले तो जैसे फॉर एग्जांपल माथेरान हो गया, सिंधुदुर्ग का किला हो गया, आपको ताजमहल हो गया, यहाँ पे और क्या हो गया, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया। ये सब किसी एक चीज पे आपको ग्रामर लिखना रहेगा, किसी वो भी 5 मार्क 10 मार्क जो भी सेट रहेगा उसके हिसाब से पूछा जाएगा। तो इंग्लिश में ये 5 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के अंदर ग्रामर अगर आपको आता है तो मतलब आप 60% चीजें आप इंग्लिश में वहीं पे कवर हो गया। 40% में आपको पैसे जाने वाले हैं जो इजी में सॉल्व हो जाता है, उसका टेंशन की कोई बात नहीं है। तो इंग्लिश में उतना कोई टेंशन रहता नहीं है। लेकिन अगर आपको ग्रामर अच्छे से आता है तो मेरे हिसाब से इंग्लिश तो आपको छूने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप एग्जाम के अंदर डायरेक्ट जा सकते हैं। समझ में आया? तो देखिए सबसे पहले क्या आपको सिलेबस ढूंढने का। भाई सिलेबस कहाँ से ढूंढने का है? ये साइट पे जाएंगे MAA.AC.in पे जाएंगे, वहां से क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक के हिसाब से आप अपना टॉपिक शॉर्टलिस्ट करेंगे कि आपका कौन सा टॉपिक एग्जाम के अंदर आने वाला है, कौन सा नहीं आने वाला। कौन सा टॉपिक एग्जाम के अंदर आने वाला मतलब सिलेबस में कौन सा कवर होने वाला, कौन सा स्किप है। ये वाले बैचेस का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए बोल रहा हूँ सिलेबस आपको पता लगाना जरूरी है। कि ऐसा नहीं है कि भाई ये टॉपिक भी नहीं है फिर भी आपने पढ़ लिया एग्जाम के लिए, तो आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 28 दिन में आप टाइम सिर्फ कम करते जा रहे हैं। समझ में आया? उसके बाद 5 साल के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व होगा? पहले टॉपिक फटाफट कवर कीजिए, फिर वो क्वेश्चन पेपर उठाइए, फिर देखिए आपने जो सॉल्व किया, आपने जो पढ़ा हुआ है उसके अंदर आया है क्या। अगर आया है, अगर आपको, तो इससे क्या होगा मालूम है, अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई जो मैंने पढ़ा है एग्जाम के लिए वो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया, मैं सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये इजी से इससे आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है। समझ में आया? चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायोलॉजी हो। और थ्योरेटिकली पार्ट जो मैंने बता दिया आपको कि आपको पॉइंट में ही लिखने का है। पॉइंट में आप पॉइंट कैसे, ये बुलेट पॉइंट देंगे आप, बुलेट पॉइंट में ही आपको लिखने का है। इससे एग्जामिनर जो है उसके ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, भाई आपको मार्क्स अच्छे मिलने वाले हैं। कहानी नहीं लिखने का है, कहानी लिखेंगे 100% बोल रहा हूँ, कितना भी अच्छा लिख रहे हो अगर आपको, तो वहां पे आपके मार्क्स कट होने वाले 100% बोल रहे हो। इसलिए आपको पॉइंट वाइज में लिखना है। थ्योरेटिकली, स्पेशली थ्योरेटिकली पार्ट बात कर रहा हूँ। और बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी में क्या आएगा, डायग्राम। आपको हर क्वेश्चन के अंदर कोशिश कीजिए कि आपको डायग्राम निकालना जरूरी है हर क्वेश्चन के अंदर। तो आप बायोलॉजी रीड कैसे करेंगे? सिर्फ क्वेश्चन आप ना डायग्राम पढ़िए, डायग्राम के अंदर जो पार्ट है ना वो पार्ट पढ़िए, और वही पार्ट का डिटेल आप नीचे लिखिए। वही पार्ट का अगर डिटेल आप नीचे लिखते ना, समझ लीजिए आपका बायोलॉजी कंप्लीट हो गया। बायोलॉजी सबसे इजी क्वेश्चन होने वाला, सबसे इजी सब्जेक्ट बायोलॉजी है। थोड़ा सा मुश्किल क्यों लगता है भाई? थ्योरेटिकली डायग्राम एक बार प्रैक्टिस कीजिए, डायग्राम की प्रैक्टिस करना जरूरी है आपको। प्रैक्टिस होगी एक बार, नीचे जो इसके लिखते हैं ना पार्ट्स वगैरह, से डीएनए के अंदर आ गया अपना, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह जो रहते हैं वो सब, तो न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में लिख लीजिए भाई, नाइट्रोजन बेस के बारे में लिख लीजिए, ये सब लिख लीजिए। ये सब बायोलॉजी का पार्ट हो गया। केमिस्ट्री में क्या करेंगे आप? साइंटिस्ट के नाम के ऊपर जितना भी रिएक्शन है, क्योंकि केमिस्ट्री से बच्चों को यही डर लगता है भाई इतने हार्ड रिएक्शन है, बोले याद कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। समझने छोड़ो, समझना ही नहीं हमको भाई इतने शॉर्ट टाइम है, तो हमको क्या करना है, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर जितना भी रिएक्शन है वो बाय हट कर लेने का। एकदम रटकर, एकदम रट्टू होता है जिसको बोलते हैं ना, वो रट लेने का है, हटना ही नहीं, एकदम रट लेने का है। चाहे वो कैसा भी दिया भाई, रटना ही हमको। समझ में आया? और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने का है। और जो थ्योरेटिकली पार्ट है, थोड़ा सा थ्योरेटिकली पार्ट रीड करेंगे, पार्ट 1 अच्छे से पढ़ेंगे। समझ में आया? तो केमिस्ट्री भी आया क्लियर, फिजिक्स भी क्लियर, मैथ्स भी क्लियर। मैथ्स कहां से हुआ? डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का पार्ट से क्लियर हो गया, M1 भी क्लियर हो गया, बायोलॉजी भी क्लियर होगा। अगर ये सब आप करते हो 28 दिन के अंदर, तो 100% बोल रहा हूँ कि आपका 80% तो आपको लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ये मेरी गारंटी है, और मैं ये आजमा चुका हूँ, ये भी मैं भी कर चुका हूँ। इसलिए ये चीज हो जाएगा क्लियर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आया? अब देखो करना क्या है यहाँ पे। अब देखिए करना क्या है यहाँ पे, ये सब प्लान अगर आप पढ़ते हैं ना 28 डेज के अंदर। अब ऐसा नहीं कि 28 दिन तो पूरा 28 दिन कवर करना है भाई, 2 दिन बचा के रखिए। भाई 2 दिन क्यों बचा के रखिए? ताकि ओवरऑल रैंडमली एक बार अपना पूरा रिवीजन हो सके। ठीक है? क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा टाइम ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं शादी में भी जाना पड़ सकता है, कुछ इमरजेंसी आ सकती है।
इमरजेंसी के लिए, इसलिए 2 दिन आगे पीछे प्लस माइनस करके रखिए। मतलब आप ये जो 28 डेज है ना, 28 डेज, इसको 26 ही पकड़ के रखिए, राउंड फिगर 25 डेज ही पकड़ के रखिए। तो इससे क्या होगा कि मे भी अगर आपका 3 दिन बचता है बाद में तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर नहीं बचा, कुछ इमरजेंसी अगर आ गई है तो वहां पे आपका वहां के इमरजेंसी की वजह से यूटिलाइज होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा 2-3 दिन प्लस माइनस करके रखिए, ठीक है। अब ये जैसे 12 का मैंने बताया ना ये मास्टर प्लान, सेम मैं 10th का भी लाने वाला हूं। अब 10th में ना थोड़ा सा और डीप में जाएंगे हम लोग। थोड़ा सा डीप में क्यों जाएंगे, क्योंकि वहां पे बच्चे अभी कभी बोर्ड का एग्जाम 10th वाले ने दिया नहीं है। 12th वाले ने तो चलो दे दिया, 10th वाले ने कभी बोर्ड का देखा भी नहीं है पेपर की भाई बोर्ड का होता क्या है। बोर्ड सिर्फ सुने, बोले बोर्ड का पेपर बहुत हार्ड होता है। तो उनके लिए भी एक मास्टर प्लान लेके आने वाला हूँ कि भाई वो 80% 90% कवर कैसे करना है और क्या क्या उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब चीजें मैं 10th वालों को भी बताने वाला हूँ। तो इसलिए आपके जो छोटे भाई बहन है उनके लिए भी आप तैयारी करके रखिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है 10th में, वो भी उनको मैं अच्छे से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको भी पता हो सके कि मास्टर प्लान में आपको 12th पे कैसे 80% लाने का है। और आपके फ्रेंड को भी सब्सक्राइब करने बोलो, ताकि ये उनको स्ट्रेटेजी पता हो सके और उनको 80% लाना कैसे है उनको भी अच्छे से पता हो सके। थैंक यू।